शंका के आधार पर गिरफ्तारी, शंका के आधार पर गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, लिखें, अरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, शंका के आधार पर गिरफ्तारी। दूसरी चीज क्या थी यहाँ पर? वकील का कोई अधिकार नहीं होगा आपके पास में, वकील का अधिकार नहीं होगा, नो राइट टू एडवोकेट, नो राइट टू ए लॉयर, वकील का अधिकार नहीं होगा। और तीसरी चीज क्या की गई? गुप्त अदालत के द्वारा फैसला होगा, गुप्त अदालत के द्वारा जो सजा सुना दी तो सुना दी, गुप्त अदालत के द्वारा इसमें फैसला होगा, फैसला होगा। अब इस तरह की चीजें यदि आपका मतलब कि आप समझ गए ना, डिसीजन बाय ए सीक्रेट कोर्ट, तो यदि ये चीजें हमारे देश के क्रांतिकारियों पर थोपी जाएंगी तो हमें इसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताएं, आप बताएं, आप क्या समझते हैं कि भाई हमारे यहाँ के जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको शंका के आधार पर गिरफ्तार कर ले रहे हैं, कोई वकील का अधिकार नहीं है, गुप्त अदालत के द्वारा उनका फैसला हो रहा है, तो ये भी एक कारण बना? थम्स अप करके बताएं हाँ जी, ये कारण भी समझ में आता है। तीसरा मुख्य कारण क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद महंगाई में वृद्धि, महंगाई में, महंगाई में वृद्धि, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, ठीक है, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन आफ्टर, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन आफ्टर, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, चीज़ों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि भाई जनता को ही भुगतना पड़ेगा, तो जनता उसके लिए भी क्या बनी? आपका विद्रोही बनी। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और 1918 में ये लोग लेकर के आए रॉलेट एक्ट को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई उसके लिए एक अध्यक्षता इन्होंने की, एक आपका समिति बनाई कि भाई समिति को रिपोर्ट देनी है कि भारत में जितना भी क्रांतिकारी आंदोलन है उसको किस तरह से कुचला जाएगा, क्या उसके रास्ते क्या होने चाहिए। तो उन्होंने कहा रॉलेट एक्ट लेके आओ, है ना, यही एकमात्र तरीका, और सब लोगों को कुचल दो जितने भी भारतीय क्रांतिकारी हैं। तो इसके लिए जब कांग्रेस थी, कांग्रेस क्या कर रही थी इस समय पर? 1918, 1918 में मुझे बताएं कहाँ पर था आपका अधिवेशन? कांग्रेस, कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन था 1918, 1918 कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन। भाई सबसे बड़ा राजनीतिक मंच कांग्रेस ही था उस समय पर, आप कहेंगे हाँ जी। तो कांग्रेस जो आपका दिल्ली सेशन था उसके आपका इस समय पर जो अध्यक्ष थे वो थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे अध्यक्ष यहाँ पर? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय एवं मालवीय जो ये अध्यक्ष थे, इन्होंने क्या बोला? रॉलेट एक्ट के विरोध में एक प्रस्ताव पारित कर दिया, और रॉलेट एक्ट के विरोध में, विरोध में एक प्रस्ताव पारित कर दिया, प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई ये तो गलत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। रेजोल्यूशन पास्ड, नमस्ते, ठीक हो? नमस्ते, ठीक हो अंकल जी? तो इन्होंने क्या बोला कि भाई कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने एक बात कही कि भाई जितना भी अत्याचार क्रांतिकारियों पर किया जा रहा है इसके खिलाफ में, इसके खिलाफ में हमें एक जो है मूवमेंट चलाना होगा, एक मूवमेंट चलाना होगा, ओके। तो क्या बोलेंगे? रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन पास्ड, पास्ड अगेंस्ट, अगेंस्ट, अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, ठीक है। अच्छा आपको पता भी होगा 1918 में क्या हुआ था? आज पहला प्रश्न तो हम आपसे ये पूछेंगे कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो आप कहेंगे कि पहली बार जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1907 में, नरम दल और गरम दल में बट गई थी, तो वो तो बंगाल विभाजन उसका एक रीजन था। फिर एनी बेसेंट और तिलक जी ने प्रयास किए, तो फिर कांग्रेस का एकीकरण कब हुआ था? लखनऊ में, कि भाई हमारा एक मूवमेंट है और होम रूल चलाना है। तो 1916 में दोनों पक्ष हो गए थे एक, एसी मजूमदार की अध्यक्षता में। 1918 में हमने आपको जब अधिवेशन लिखवाए थे तो हमने एक बात कही थी कि 1918 में दो अधिवेशन हुए, एक तो विशेष अधिवेशन था, ये कौन सा है? ये दिल्ली का विशेष अधिवेशन था, ठीक है, नहीं सॉरी, दिल्ली का अधिवेशन था। और एक 1918 में आपका अधिवेशन और हुआ था, आपको याद हो, जिसमें हसन इमाम अध्यक्ष थे, याद है या नहीं है? 1918 में
बंबई में भी एक अधिवेशन हुआ था, हसन इमाम जिसके अध्यक्ष थे, और हमने आपसे कहा था कि वो कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन था। याद है भाई साहब या नहीं है? तो जब इस हसन इमाम की अध्यक्षता में, ये आपका इनकी अध्यक्षता में जब आपका ये अधिवेशन चल रहा था, तो यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन फिर से हो गया था। तो कांग्रेस का विभाजन पहले एक बार तो 1907 में हुआ, 1916 में दोनों एक हो गए, नरम दल गरम दल और मुस्लिम लीग, लेकिन फिर 1918 में फिर से विभाजन हो गया। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, आप कहेंगे हाँ जी याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जो कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हुआ था, ये इसी बात को लेकर के हुआ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही थी कि भाई हमारे क्रांतिकारियों को किस तरह से दमन किया जा रहा है, उसके खिलाफ क्या आवाजें होनी चाहिए। तो एक तो इनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ, और फिर कांग्रेस ने कहा कि भाई हम इसका विरोध करेंगे। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में जितने भी लोग, कुछ लोग थे, कुछ लोग कुछ लोगों ने केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, किसके? रॉलेट एक्ट के विरोध में। सम पीपल रिजाइंड, वो व्यक्ति थे आपका देने वाले, एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। सेकंड पर्सन थे इसमें मजरूल हक, मजरूल हक। ये केंद्रीय विधानसभा में लोग थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। और भी बहुत सारे लोग थे, आप जानते हैं कि आपका वकालत छोड़ दी थी मोतीलाल नेहरू जी, वो एक वकील हुआ करते थे, देश में प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या किया था, अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो कभी भी क्वेश्चन बने, किनारे पे कहीं लिख लो, वकालत छोड़ दी थी मोतीलाल नेहरू। तो कभी इस तरह का प्रश्न बनेगा तो आप आंसर देंगे। ठीक है, तो केंद्रीय विधान सभा से इन लोगों ने जब इस्तीफा दिया, केंद्रीय विधान परिषद होती थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, केंद्रीय विधानसभा नहीं, विधान परिषद होती थी। केंद्रीय विधायिका लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, गलत शब्द हमने यहाँ पर लिखा, केंद्रीय विधायिका, रियली सॉरी, इसको केंद्रीय विधायिका लिखना है ना, केंद्रीय विधायिका लिखें या विधान परिषद लिखें। सेंट्रल लेजिस्लेटिव से इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अब इन सब लोगों ने एक प्लानिंग की कि भाई क्या करना है, तो इसके खिलाफ में हमको विद्रोह करना होगा। ठीक है, तो विद्रोह करने के लिए क्या बोलेंगे, यहाँ पर सब लोगों ने अपने अपने मत दिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि भाई ये तो एक काला कानून है, इन्होंने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। कभी भी पूछे रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा, काला कानून कहा किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। ठीक है, तो अब इसके बाद में क्या घटनाक्रम रहा वो हमको समझना है, कि भाई इसके बाद में जो घटनाक्रम बना वो इस तरह से बना कि भाई डेट वाइज उसको नोट करना। 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1919 को, 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल शुरू हुई, नेशन वाइड स्ट्राइक, देशव्यापी हड़ताल शुरू हुई, हड़ताल शुरू हुई। ये कलर दिख रहा है आपको? हम सब करके बताना, एक इसमें दूसरा भी बताना जो डार्क होता है थोड़ा। ये ज्यादा दिखेगा, अच्छा है ना? क्या बोलेंगे? देशव्यापी हड़ताल शुरू हुई। इस समय पर गांधी जी देश में थे, है ना? ये लिखना, नेशन वाइड, नेशन वाइड स्ट्राइक वाज स्टार्टेड, वाज स्टार्टेड। और इस नेशन वाइड के लिए कहाँ से? इसके लिए साबरमती आश्रम से अपील हुई थी, साबरमती आश्रम से अपील हुई थी, आश्रम से अपील। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? हम आपको गांधी युग जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, तो उन्हें एक जगह देखनी थी अपने लिए कि भाई जहाँ पर वो आगे की राजनीति के लिए, क्योंकि उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा था कि अभी तुम अध्ययन करो और अभी भारतवर्ष को घूमो, देखो भारतवर्ष को अभी और अच्छे से जानो, इसके बारे में जानो, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ की राजनीति कैसी है।
तो उन्होंने लगभग 1 वर्ष तक तो यही किया था। तो एक सेंटर उन्होंने बनाया था गुजरात में, कोचरब। ये हम आपको बताएंगे आगे, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। तो कोचरब में वो रहते थे। कोचरब के बाद में फिर 1915 के बाद में 1917 में उन्होंने अपने आश्रम को कोचरब से साबरमती शिफ्ट कर लिया था, गुजरात में। तो साबरमती में वो लोगों को यही सिखाते थे कि भाई आपका सत्याग्रह को कैसे चलाना चाहिए। तो वहाँ जो लोग उनके पास में जाते थे, आंदोलनकारी होते थे, उनको शिक्षा देते थे कि भाई इसको चलाना कैसे है, ये मूवमेंट चले तो कैसे चले सही तरीके में, ठीक है ना। तो वो मूवमेंट कैसे चलेगा जिसका सही एक लाभ पहुंचे। या ऐसा नहीं है कि भाई नेता बनने के लिए कोई मूवमेंट चला दिया बेवजह और उसका कोई प्रत्यक्ष लाभ पहुंचे ना, ठीक है। योजनाबद्ध तरीके से किस तरह होना चाहिए, तो ये वहां से बता देते सब लोगों को। और इसी दिन, इसी डेट को, 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, इसी डेट को याद रख लेना, इसको राष्ट्रीय निरादर दिवस घोषित किया गया। राष्ट्रीय निरादर दिवस, क्योंकि भाई हम भारतीयों की भावनाओं का अपमान था ये रॉलेट एक्ट। राष्ट्रीय निरादर दिवस, नेशनल ह्यूमिलिएशन डे, पूछा जाएगा आपसे, नेशनल ह्यूमिलिएशन डे, नेशनल ह्यूमिलिएशन डे रॉलेट एक्ट के विरोध में किस दिन आयोजित किया गया था। तो ये साबरमती आश्रम से अपील कौन कर रहे थे, गांधी जी अपील कर रहे थे, ओके, 6 अप्रैल को। दूसरी इसके बाद में डेट क्या हुई, 7 अप्रैल, अगले दिन 7 अप्रैल 1919 को, 1919 को सत्याग्रही पत्र शुरू हुआ। सत्याग्रही पत्र, पत्र शुरू हुआ ताकि लोगों तक ये भावनाएं पहुंचाई जा सकें कि भाई हम चाहते क्या हैं। साप्ताहिक, पता चले कि भाई लोग आंदोलन में कब सक्रिय होंगे, जब उन तक उनकी जो जितनी भी चीजें हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उद्देश्य है, उनको पहुंचाया जाए। तो सत्याग्रही, सत्याग्रही इसको लिखें, सत्याग्रही वाज स्टार्टेड ऑन ऑन 7 अप्रैल 1919। ये क्या था, एक साप्ताहिक था। अच्छा, 10 अप्रैल को ये लोगों तक अवेयरनेस पहुंचने लगी, लोगों तक घटनाएं पहुंचने लगी। तो 10 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, डॉक्टर सत्यपाल, या पंजाब में थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये लोग इस मूवमेंट को सबसे आगे रह करके चला रहे थे। सैफुद्दीन किचलू, और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई। सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई। क्यों ये गिरफ्तारी क्यों हुई जी? क्या बोलेंगे? डॉक्टर सत्यपाल, पहले लिख लीजिए तब बताते हैं क्यों हुआ। डॉक्टर सत्यपाल, अभी बहुत जबरदस्त आदमी थे डॉक्टर सत्यपाल पंजाब में, और सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू मतलब इस देश के लिए इतने समर्पित रहे थे कि वो विभाजन के एकदम आपका सख्त विरोधी थे। यानी कि भारत का जो है विभाजन, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान बने, ये नहीं होना चाहिए। इवन इनका खुद का घर जला दिया गया था दंगाइयों के द्वारा, लेकिन फिर भी ये अपने अंतिम समय तक भारत विभाजन के एकदम तटस्थ विरोधी रहे, एकदम विरोधी। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी विभाजन नहीं होना चाहिए। तो सैफुद्दीन किचलू थे आगे। तो हुआ क्या था, दरअसल में 9 तारीख को एक घटना हुई। 9 तारीख को रामनवमी थी, 9 तारीख को, 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल रामनवमी के दिन हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हुए एक साथ, ठीक है। एक हिंदू त्योहार था हालांकि, लेकिन दोनों लोग एक साथ इकट्ठे हुए ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ में, और इकट्ठे एक जुलूस निकाला। एक जुलूस निकाला जो बहुत भारी जुलूस था, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उसमें शामिल थे। तो अब ये दिख गया उनको, ब्रिटिश सरकार को, कि ये जो है अब कभी भी बहुत ज़बरदस्त विद्रोह कर सकते हैं, तो इनके नेताओं की गिरफ्तारी कर लो। तो इनके नेताओं की गिरफ्तारी में पहली गिरफ्तारी किसकी हुई, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की, ठीक है। बहुत जबरदस्त आदमी थे, याद रखना, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इवन सैफुद्दीन किचलू जी, इनके बारे में एक और बात बताऊं, आप जानते होंगे जामिया, जामिया इस्लामिया का नाम आपने सुना होगा। जामिया के संस्थापकों में से भी एक ये हैं। अभी रिसेंट में भी अब खबरों में बहुत आया, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एक निश्चित क्लासरूम प्रोग्राम के द्वारा अपनी यूनिवर्सिटी में एक फ्री एजुकेशन से, फ्री में शिक्षा दे करके, और उनके जो है 32 छात्रों का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ, ठीक है। जो किसी भी एक संस्थान के लिए, मतलब देश भर में जितने भी संस्थान चल रहे हैं, तो आप देखते होंगे अमूमन कि यूपीएससी के रिजल्ट के लिए अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स अपना नाम जैसे लिखते हैं, तो उसमें देखते होगा आप, यूपीएससी एक कठिन परीक्षा है। तो उसमें कोई छात्र तो आपका कभी किसी टेस्ट सीरीज से जुड़ा होता है, किसी से, किसी एक माध्यम से, कोई प्रीलिम्स के लिए, कोई किसी से आपका इंटरव्यू के लिए जुड़ जाता है। लेकिन इकट्ठे इतना सिलेक्शन देना किसी देश भर के किसी इंस्टीट्यूट में, सबसे बड़ा नंबर वो है। और वो जामिया ने करके दिखाया, एक मतलब फ्री एजुकेशन के माध्यम से। आपने देखा होगा बहुत